मैं लंदन जैसे खुले माहौल से आया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ हवेली में लड़कियों को पर्दे का कठोर पालन करना पड़ता है। शादी के समारोह में मैंने बातचीत के दौरान मामा की बेटी की कमर पर यूं ही हाथ फेर दिया तो उसने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपमानित कर दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए मैंने जबरदस्ती उससे शादी कर ली। जब मैं उसे दुल्हन बनाकर अपने कमरे में लाया तो बदले की भावना मेरे भीतर भड़क उठी। मैं उसकी इज्जत को रौंदने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन तभी मेरा दिल कांप उठा जब मेरी नजर उस लड़की की। बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया था। वहां मेरी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा रंगीनियों में बीता। वहां का माहौल बहुत खुला था। हर दिन क्लबों और मौज मस्ती में गुजर जाता। मेरी कई प्रेमिकाएं थीं, जिनके साथ मैं शराब पीता, घूमता फिरता और मस्ती करता रहा। मैं वहां एक आजाद पंछी की तरह जिंदगी जी रहा था। लेकिन जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, मैं हिंदुस्तान लौट आया। हवेली में कदम रखते ही मैं हैरान रह गया। मेरी वे तमाम बहनें, कजिन्स, जिनके साथ मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ था, अब जवान हो चुकी थीं, लेकिन मुझसे केवल औपचारिक नमस्ते करके अपने अपने कमरों में इस तरह चली गईं, जैसे मैं उनके लिए कोई अजनबी हूं। जबकि मैं यह सोच कर आया था कि हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे, रात देर तक हमारी बैठकों का दौर चलेगा और शाम होते ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाया करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हवेली को स्त्री और पुरुषों के हिस्सों में बांट दिया गया था। महिला हिस्से में लड़कों का जाना मना था और पुरुष हिस्से में लड़कियों को आने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। मैंने देखा कि मेरी बहन कॉलेज से आने के बाद सीधे अपने कमरे में चली जाती थी और रात को खाना खाने से पहले बाहर नहीं निकलती थी। मैं सारा दिन हवेली में किसी भटकी हुई आत्मा की तरह घूमता रहता था। बड़ों की बैठकों में सिर्फ धार्मिक बातें ही होती थीं और मुझे ये बातें सुन सुनकर ऊब सी हो गई थीं। मेरा मन तो अपनी हमउम्र बहनों के साथ खुलकर बातें करने का करता था, क्योंकि मेरी सारी चचेरी बहनें एक से बढ़कर एक सुंदर थीं। लेकिन दिक्कत यह थी कि जैसे ही वे जवानी की दहलीज पर पहुंची, उन्होंने पर्दा करना शुरू कर दिया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी सख्ती आ गई थी, जिससे मेरा मन चाहकर भी ज्यादा देर बात नहीं कर पाता था। अगर कभी दिल के हाथों मजबूर होकर आते जाते उनसे अलग से मुलाकात हो भी जाती, तो घर के बड़े हमें अपनी निगाहों से ऐसे देखते जैसे हमें एक्सरे मशीन से देख रहे हों, या फिर जैसे मैंने उनसे बात करके कोई अपराध कर दिया हो। यही वजह थी कि मैं जल्द ही इस परंपरागत और सुस्त जिंदगी से उबता गया। मैंने सोचा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाऊंगा। अब मैं गंभीरता से सोचने लगा था कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे अपनी जिंदगी में कोई आकर्षण नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने माता पिता को अपने इस फैसले से अवगत कराने ही वाला था कि अचानक एक दिन हवेली में मेरे मामा की बेटी ईशा आ गई। उसे देखकर मैं बहुत हैरान रह गया। वह हवेली की बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वह विश्वविद्यालय जाती थी और मेरी दूसरी चचेरी बहनों की तरह सिर पर दुपट्टा नहीं लेती थी, बल्कि अगर कभी दुपट्टा सिर से उतर भी जाता तो उसे कोई परवाह नहीं होती थी। वह आधुनिक कपड़े पहनती थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे हवेली में ताजी हवा का झोंका आ गया हो। मेरा दिल उसे देखकर जोर से धड़क उठा। वह खुद गाड़ी चलाकर हवेली आई थी और मुझे उसकी यह बात बेहद पसंद आई। यहाँ हवेली में तो ये हाल था कि अगर लड़कियों को किसी दर्जी के पास भी जाना होता तो घर का कोई पुरुष अपना सारा काम छोड़कर उन्हें ले जाने जाता, जबकि हवेली में 2 गाड़ियां हमेशा मौजूद रहती थीं। फिर भी उन लड़कियों को हमेशा ड्राइवर चाहिए होता था। उनमें इतना आत्मविश्वास ही नहीं था कि खुद गाड़ी चला सकें। पता नहीं कौन सा डर उनके भीतर समा गया था। मैंने हवेली के विचारों को अपने मन से निकाल फेंका और ध्यान से अपने मामा की बेटी ईशा को देखने लगा, जो कानों में हेडफोन लगाए आत्मविश्वास से भरे अंदाज में गाड़ी पोर्च में खड़ी करके अंदर जा रही थी। मेरा वहां यूं ही खड़ा रहना बेकार था, इसीलिए मैं भी तुरंत सीढ़ियां उतरकर हवेली के अंदर जाने लगा। मेरा दिल एक अजीब सी लय में धड़क रहा था। जैसे ही मैं लाउंज में आया, एक जोरदार ठहाका मेरे कानों से टकराया और मैं चौंक कर वहीं रुक गया। मैंने सामने देखा तो वह परी जैसी लड़की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। वह निश्चित रूप से मेरी मौजूदगी से अनजान थी, तभी तो खुलकर बातचीत कर रही थी। मैं उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा। गुलाबी सफेद रंगत,
गालों पर हल्का सा गड्ढा, चंचल स्वभाव और लगातार मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये लड़की सीधे मेरे दिल में उतर गई। अचानक बातचीत करते हुए उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में हैरानी उतर आई और वह एकदम से चौंक गई। ये पल मेरे लिए बहुत कीमती था। मैं तुरंत उसकी ओर बढ़ा तो वह संभल कर खड़ी हो गई और बोली, क्या आप केदार हैं? मैं हंस पड़ा और उसकी याददाश्त की तारीफ करते हुए उसकी सराहना की। वह मुस्कुरा दी। आप कब आए? आपके आने का तो पता ही नहीं चला। अब मैं कोई हवेली का मशहूर शख्स तो हूं नहीं कि मेरे आने का ढिंढोरा पीटा जाए या कोई मेरे आने का इंतजार करे। मैंने गहरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा। वह थोड़ा संकोच से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी तो लंदन जाकर हवेली वालों को भूल गए। न कोई संपर्क रखा, न कभी फोन किया। हमने तो सोच लिया था कि आप तो वहीं के होकर रह गए हैं। सोचिए, कितना समय बीत गया। आपने कभी अपने भाई बहनों को भी याद नहीं किया। मैंने बहुत ही संजीदगी से उसकी ओर देखकर कहा, अगर मुझे पता होता कि कोई मेरा यहाँ इंतजार कर रहा है तो मैं जरूर फोन करता। उसके गालों पर अचानक लाली सी उतर आई और मुझे लगा कि मेरी बात उसके दिल तक पहुंच गई है। जब से हम दोनों बातचीत में लगे थे, मेरी सभी बहनें वहां से जा चुकी थीं। तभी ईशा चौंकी और संजीदा होकर बोली, मैं जरा जाह्नवी को देख लूं, वैसे भी उसकी हवेली में कुछ ही दिन बचे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और पूछा, ऐसा क्या हो गया है? वह बेहद आश्चर्य से बोली, आपको नहीं पता? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वह हंस पड़ी। कमाल है, आप इतने खोए हुए रहते हैं कि आपको यह भी नहीं मालूम कि इस हवेली की सबसे प्यारी और चहेती लड़की विदा होकर अपने ससुराल जा रही है और अब यहाँ बस एक हफ्ता ही रह गया है। माँ ने मुझे भेजा है कि मैं जाह्नवी को लेकर आऊं। आज हमारे घर उसकी दावत है। मैं थोड़ा झेंपते हुए बोला, दरअसल मैं ज्यादातर समय हवेली से बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी मालूम नहीं रहता कि हवेली में क्या चल रहा है। तो जानकारी रखा कीजिए ना, आपको ही तो कल शादी के सारे इंतजाम संभालने हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तुमने कह दिया है तो मैं जरूर हवेली वालों को ज्यादा समय दूंगा। वो मुस्कुराई और वहां से जाने लगी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वह मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। मैं वहां खड़ा रहा। पहली बार उस हवेली में बिताया हुआ समय मुझे अच्छा लगने लगा। ईशा से बात करके मैं जैसे एकदम से हल्का फुल्का हो गया। वह मुझे हवेली की बाकी बहनों से बहुत अलग लगी। उससे बातचीत करके मेरे दिल को एक अनोखी सी खुशी हुई। मैंने सोचा कि शायद अब यहाँ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन अफसोस, ईशा ज्यादा देर तक रुक नहीं सकी और वापस चली गई। उसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि हवेली में इतना बड़ा आयोजन होने वाला है और मैं इससे पूरी तरह अनजान हूं। मुझे अपने आप पर तो ज्यादा अफसोस नहीं हुआ जितना माँ और पिताजी पर गुस्सा आया। मैं तुरंत माँ के पास गया और उनसे नाराजगी जाहिर की कि इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझसे क्यों छिपाई। तो उल्टे माँ ने हैरानी से मेरी ओर देखा और बोली, तुम्हें बताते भी तो क्या, तुम घर में टिकते कहाँ हो, और अगर कभी रुक भी जाओ तो तुम्हारा मूड इतना खराब होता है कि तुमसे बात करते हुए भी डर लगता है। मैंने कहा, माँ, जाहिर है कि मुझे यहाँ थोड़ी आदत डालने में समय लगेगा, लेकिन हवेली में होने वाली किसी भी बात को मुझसे छिपाया न करें। आप नहीं जानती ईशा के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे वह तो अभी थोड़ी देर पहले ही जाह्नवी को लेकर गई है। हाँ, तुम्हारी मामी ने जाह्नवी को भोजन पर बुलाया होगा। वह एक दिन इसका जिक्र कर रही थी तो शायद इसी सिलसिले में आई हो। खैर, अब तुम जरा हवेली के मामलों को भी देखा करो। वैसे तो ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब तुम यहाँ हो तो थोड़ा हाथ बटाया करो। मैंने उनकी बात पर सिर हिलाया और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया। जाह्नवी की शादी के समारोह हवेली में कई दिन पहले से ही धूमधाम से शुरू हो चुके थे, तो मैंने उसकी शादी के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये हमारी हवेली की पहली लड़की की शादी थी। वह मेरी बुआ की बेटी थी और मेरी बुआ जवानी में ही विधवा हो गई थी, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर इस हवेली में आ गई थी। शादी के इस शोर शराबे के बीच मैं रोज ईशा के आने का इंतजार करते करते बाजार चला जाता, क्योंकि पिताजी ने शादी के कार्यक्रमों से संबंधित कई जिम्मेदारियां मुझे दे दी थीं। जब मैं वापस आता तो पता चलता कि ईशा तो आकर जा चुकी है। ऐसे में मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन फिर एक तरह से मेरा दिल संतुष्ट भी हो जाता, क्योंकि मैं जानता था
कि जब शादी का कार्यक्रम सही मायनों में शुरू होगा तो वह रहने के लिए यहीं पर आएगी, तो फिर उससे खुलकर मिलने का अवसर भी मिल जाएगा। शादी की इन तैयारियों में ईशा का ख्याल एक सूखा सा एहसास था, और फिर जैसे तैसे ये इंतजार खत्म हुआ। मेहंदी के कार्यक्रम में जब वह मामा मामी के साथ हवेली आई तो उसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीले रंग का सूट पहन रखा था और वह सबसे अधिक सुंदर और अलग दिख रही थी। मैं बहाने बहाने से उसके आसपास ही मंडराता रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जैसे उसे मेरा आसपास रहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने इस बात की ज्यादा परवाह नहीं की। कई बार आते जाते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने अत्यधिक आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और फिर एकदम से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। तब मैं गहरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगा और वह तुरंत वहां से खिसक गई, लेकिन मैंने उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। एक कम भीड़ वाले कोने में उसे देखकर अवसर को उचित जानकर मैं भी उसके पास पहुंच गया। मुझे अपने पास देखते ही उसकी भवें तन गईं, लेकिन मैंने उसके मूड को नजरअंदाज करते हुए शिकायत की, क्या बात है, आज तो तुम बात ही नहीं कर रही हो। तो वह तने हुए लहजे में बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और यह कहकर वह वहां से जाने लगी। तो मैंने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी बात सुनकर उसने धन्यवाद कहा। वह थी ही इतनी सुंदर कि उसके चेहरे से मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी काया कमाल की है, मैंने आज तक ऐसी काया किसी की नहीं देखी। तो वह मेरी बात सुनकर थोड़ी असहज हो गई। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया तो वह एकदम से घबरा गई, मगर उसने आराम से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और मेरे पास से जाने की कोशिश करने लगी, जबकि मैं उसे वहां से जाने का अवसर नहीं दे रहा था। मैं कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछता जिससे उसे रुकना पड़ता, और इसी दौरान जब वह जवाब देते देते जैसे ही पलटी तो मैंने अत्यधिक अनुचित ढंग से उसके पीछे जाकर उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने करीब करने ही वाला था कि वह मछली की तरह फड़फड़ाकर मुझसे अलग हुई और मेरे चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कुछ क्षणों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये पूरा तमाशा बैठक में हुआ और बैठक मेहमानों से भरी हुई थी। अब उन सब की निगाहें मेरी तरफ थीं, जबकि मैं अपने गाल पर हाथ रखे हक्का बक्का ईशा की तरफ देख रहा था, जो अत्यधिक गुस्से और नफरत से मेरी तरफ देख रही थी। फिर वह जोर से बोली, आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी कंधे को छूते हैं। केदार साहब, ये कोई लंदन नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ की अपनी मान्यताएं हैं जिनका सम्मान आपको करना चाहिए। और फिर वह गुस्से में तमतमाती हुई वहां से चली गई। जब वह चली गई तब मुझे होश आया और देखा कि सभी लोग मुझे देख रहे हैं। उनकी आंखों में मेरे लिए तिरस्कार और व्यंग्य से भरी मुस्कान थी। मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उस पल मुझे इतना अपमानित महसूस हुआ कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। गाल पर अब भी मैंने हाथ रखा हुआ था, और जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ मैंने हाथ नीचे कर लिया और दाएं बाएं लोगों की ओर देखा। इसी बीच मेरे मामा जी मेरी स्थिति समझते हुए मेरे पास आए, और जैसे ही उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, मैं वहां से भागता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उस दुबली पतली लड़की ने मुझे सबके सामने नीचा दिखा दिया। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे पर दस्तक हुई। बाहर माँ खड़ी थीं और दरवाजा खोलने को कह रही थीं, लेकिन मेरा मन इतना व्यथित था कि दरवाजा खोलना तो दूर, मैं उन्हें कोई जवाब भी नहीं दे पाया। काफी देर तक वे दरवाजा खटखटाती रहीं, फिर थक कर वहां से चली गईं, लेकिन मुझे कोई चैन नहीं था। कमरे में टहलते टहलते मैं थक जाता तो सोफे पर बैठ जाता और फिर बेचैन होकर कुछ ही पलों में फिर से टहलने लगता। मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि ईशा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो उसने मुझे सबके सामने अपमानित कर दिया। मेरी आंखों के सामने बार बार वही चेहरे घूम रहे थे जिन्होंने मुझे एक लड़की से थप्पड़ खाते हुए देखा था। उस पल ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया था कि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में कभी किसी की आंखों में नजर मिला सकूंगा। मेरी आंखों के सामने बार बार वही लम्हा घूम रहा था
जब ईशा ने बिना किसी कारण मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया। जब थोड़ा सा मलाल कम हुआ तो मुझे गुस्सा आने लगा। आखिर वह खुद को समझती क्या है? बहुत ही शुद्ध और पाक बनने की कोशिश करती है। उसे खुद पर बहुत घमंड है ना। लेकिन मैं उसका अहंकार तोड़कर रहूंगा। मेरी समझ ने काम करना शुरू कर दिया और मैंने मन ही मन यह संकल्प लिया कि मैं हर हाल में इस थोड़ी सी अपमान की भरपाई जरूर करूंगा। जैसे उसने मुझे भरी सभा में अपमानित किया है, मैं भी उसे इस तरह से अपमानित करूंगा कि वह जिंदगी भर किसी के सामने आंख उठाने लायक न रहे। और फिर हिंदुस्तान छोड़ने का निर्णय भी मेरे इरादों का हिस्सा था। अगले दिन मामा और मामी हमारे हिस्से में आए, लेकिन मैंने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। माँ और पिताजी दोनों मुझसे नाराज होने लगे कि ईशा ने गलती की है, लेकिन इसमें तुम्हारे मामा या मामी का कोई दोष नहीं है। वे तुमसे बड़े हैं, स्वयं चलकर आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, अपनी बेटी की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं। तो मैंने गुस्से में माँ बाप की ओर देखते हुए कहा, जिस लड़की ने भरी महफिल में मेरी इज्जत को तार तार कर दिया, आप क्या चाहते हैं कि मैं सब कुछ भूलकर उसे क्षमा कर दूं? यह नामुमकिन है। तब माँ मेरे पास आई और बोली, माना कि ईशा ने बहुत बड़ी गलती की है। वह एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़की है। उससे इतनी नीच हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कजिन्स एक दूसरे का हाथ पकड़ भी लेते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। इसका यह मतलब थोड़ी होता है कि उनके बीच कुछ अनुचित चल रहा है। कम से कम एक पढ़ी लिखी लड़की से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन खैर, मेरे भाई का पूरा खानदान ही ऐसा है। चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग बेहद संकीर्ण सोच वाले हैं। माँ की बात सुनकर पिताजी ने उन्हें कड़ी नजर से देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं। माँ की बातों ने मेरे जख्मों पर जैसे मरहम रख दिया। लेकिन माँ ने देखा कि बात बन रही है और मैं कुछ सुनने के मूड में हूं, तो वह फिर मेरे पास आई और बोली, देखो बेटा, हमें इसी परिवार में रहना है। हमारे सुख दुख एक जैसे हैं, इसलिए अब इस बात को समाप्त करो। तुम्हारे मामा आए हैं, उनकी बात सुन लो और उनके सामने यह शर्त रखो कि ईशा मुझसे सबके सामने माफी मांगेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वे तुम्हारी बात को टालेंगे नहीं और ईशा पर दबाव डालकर उससे माफी भी मंगवाएंगे। देखना, वह लड़की किस तरह सही रास्ते पर आएगी। माँ की बातें सुनकर मेरी आंखें चमकने लगीं। मैं वास्तव में उसे अपने पैरों में झुकते हुए देखना चाहता था। अगर घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने का क्या मतलब? इसलिए मैं मन ही मन खुश होता हुआ कमरे से बाहर गया। मुझे देखते ही मामा और मामी खड़े हो गए। मामा तुरंत मेरे पास आए और मेरे साथ लगकर खड़े हो गए, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और कहा, मामा, आप क्यों इतने परेशान हैं? मैं आपसे नाराज तो नहीं हूं? तो वे तुरंत बोले, जो कुछ ईशा ने किया है, मैं और तुम्हारी मामी दोनों ही इस बात से बहुत नाराज हैं। उसकी जगह मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अब इस बात को यहीं खत्म कर दो। तब मां तुरंत बोल पड़ी, इसे बात खत्म करना कहते हैं? तुम्हारी बेटी ने सबके सामने मेरे बेटे की इज्जत मिट्टी में मिला दी और हम उसे बंद कमरे में बैठकर माफ कर दें? ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों के सामने तुम्हारी बेटी ने यह हरकत की है, उन सबको बुलाओ और फिर सबके सामने तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से माफी मांगे, तभी हम माफ करेंगे। तो मामा मेरी ओर मदद की उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन मैंने मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। इतनी सख्त शर्त मत रखो, मामी ने धीमे स्वर में मां से कहा। तो मां बेहद गुस्से में मामी की ओर देखते हुए बोली, मैंने कोई अजीब शर्त नहीं रखी। जैसे सबके सामने ये मामला हुआ है, माफी भी सबके सामने ही होनी चाहिए। जब उसे मारते हुए शर्म नहीं आई, तो अब माफी मांगते हुए कैसी शर्म? मां की बात सुनकर मामा और मामी एक दूसरे की ओर चुपचाप देखने लगे। फिर मामा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, केदार, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम भी यही चाहते हो तो ठीक है, मैं कल ही परिवार वालों को घर बुला लेता हूं। वहां ईशा सबके सामने तुमसे माफी मांग लेगी। तो मैंने धीरे से कहा, मामा, मैं भी यही चाहता हूं। तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है केदार, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। उन्होंने मामी की ओर इशारा किया और फिर कमरे से बाहर चले गए। तब माँ ने मेरी ओर देखते हुए कहा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? बस यूनिवर्सिटी जाने लगी थी और इसकी अकड़ 7वें आसमान पर थी। शुक्र है तुमने मेरी और ताई की बात मानी। अब देखना कैसे यह तुम्हारे सामने भीगी बिल्ली बनी खड़ी होगी।
मामा मामी तो चले गए, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून सा उतर आया। उस रात मैं गहरी नींद में सोया। बार बार मेरी आंखों के सामने ईशा का चेहरा आता, जो मेरे सामने शर्म से झुका हुआ था। मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह सबके सामने मुझसे माफी मांगेगी। लेकिन मेरी सारी उम्मीदें उस वक्त टूट गईं जब मुझे पता चला कि ईशा ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। यह खबर मेरे लिए किसी बिजली से कम नहीं थी। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं किस बात की माफी मांगूं? वह इसी थप्पड़ के योग्य था। आपने उसकी बेहुदा हरकत नहीं देखी? हमने सब बर्दाश्त किया है। आप हवेली की किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, सब उसकी घटिया हरकतों से परेशान हैं। ये सारी बात मुझ तक पहुंच चुकी थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत जल भुन गया कि मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ हुआ क्या। मैंने दोबारा पूरे मामले को शांत दिमाग से सोचना शुरू किया। हार तो मैं किसी भी हालत में मानने वाला नहीं था, ये मैंने तय कर लिया। फिर मैंने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई, जिसकी भनक भी किसी को नहीं लगने दी। जब ईशा द्वारा माफी न मांगने की बात माँ और पिताजी तक पहुंची, तो पिताजी ने माँ से साफ कहा कि अपने भाई को फोन करके कहें कि अब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। माँ ने तुरंत फोन कर लिया। मामा यह सुनकर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने कहा, हम ईशा को लेकर अभी और इसी वक्त आपके घर आ रहे हैं। मामा और मामी थोड़ी देर में ईशा को लेकर आ पहुंचे। ईशा के चेहरे को देखते ही मुझे एहसास हो गया कि उसके माता पिता ने उसे यहाँ लाने के लिए कितना जोर डाला होगा। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मामा मेरी तरफ लपके और बोले, मैं ईशा को तुम्हारे सामने लाया हूँ, ये तुमसे माफी मांगेगी। हम परिवार के लोगों को भी 1-2 दिन में बुला लेंगे, ये सबसे सामने भी माफी मांगेगी। लेकिन इतनी सी बात पर हमसे रिश्ता मत तोड़ो। मामा की बात सुनकर माँ ने गुस्से में कहा, यह आपके लिए छोटी बात हो सकती है, हमारे लिए नहीं। तभी मामा बोले, ईशा तुरंत माफी मांगो ताकि ये बात यहीं खत्म हो जाए। ईशा के चेहरे पर बेहद संकोच था। वह बोलने ही वाली थी कि मैं अचानक बोल पड़ा, कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। रिश्तेदारों में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। मैंने अपना दिल साफ कर लिया है, आप लोग भी शांति से रहें। मेरी बात सुनकर मामा, मामी और ईशा हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे, जबकि माँ और पिताजी मेरे इस फैसले से बहुत नाराज दिखे। लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस इस बात की कि ईशा की आंखों में मेरे लिए आभार था। ये कहकर मैं रुका नहीं, बल्कि तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। तभी ईशा मेरे पीछे दौड़ी। उसने मुझे आवाज दी तो मैं हैरानी से उसकी तरफ मुड़कर देखने लगा। वो मेरे करीब आई और बेहद शर्मिंदगी के साथ सिर झुकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता उस दिन क्या हो गया था कि मैंने बहुत ही बुरी तरह से प्रतिक्रिया दी। उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर मैं वहां से चल पड़ा। तभी मुझे ईशा की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, मैंने आपको बहुत गलत समझा, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो पत्थर बन जाते हैं। और यही सोचकर मेरे होंठों पर एक गहरी मुस्कान खिल उठी, क्योंकि मेरी योजना ने मुझे बहुत जल्दी सफलता की दहलीज तक पहुंचा दिया था। अब बस मुझे एक खास समय का इंतजार था। हर गुजरता पल मुझे कभी कभी बेचैनी में डाल देता था, क्योंकि मैंने ऐसी चाल चली थी जिसमें मेरी हार किसी भी हाल में संभव नहीं थी। मैं ईशा का पूरा विश्वास हासिल कर चुका था और समय पर उसे माफी मांगने से बचाकर उसकी आत्मसम्मान को जैसे मैंने चोटिल होने से बचा लिया था। इस बात का एहसान वो अपने दिल में महसूस कर रही थी। ये वही लड़की थी जिससे जब मैं बात करता था तो वो परेशान हो जाती थी, और अब वह मुझसे घंटों फोन पर बातें करती, फिर भी बोर नहीं होती। लेकिन जब भी मैं उससे बात करता, मेरे भीतर बदले की आग जल उठती। दिन रात मेरे दिमाग में एक ही योजना घूमती रहती, ईशा को सबक सिखाना, उसे उसी अपमान का एहसास कराना जो मैंने सहा था। मैंने कई दिन सोचा और फिर एक दिन जब मुझे मौका मिला, मैंने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। मेरी योजना के अनुसार मैं कई दिनों से ईशा की यूनिवर्सिटी आने जाने के समय पर नजर रख रहा था, और फिर एक दिन मैं उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच गया। जब वह यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो मुझे देखकर हैरान रह गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी कजिन भी यहाँ पढ़ती है तो सोचा उसे भी देख लूं।
मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर जैसे कोई परछाई सी छा गई। शायद उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो बोली, लेकिन मेरी तो गाड़ी आती है। मैंने कहा, हाँ, जरूर आती होगी। मैंने कब मना किया, लेकिन अब जब मैं आ ही गया हूं तो मेरे साथ चलो। मामा मामी भी हमारे घर ही आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे तुम्हें लाने को कहा है। वो थोड़ा परेशान होकर बोली, मम्मी पापा आपके घर क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है? मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है। वैसे भी क्या तुम्हारे मम्मी पापा हमारे घर नहीं आ सकते? वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मेरी यूनिवर्सिटी के समय मम्मी कभी बाहर नहीं जाती, क्योंकि उन्हें पता है कि यही वक्त मेरे आने का होता है। इसीलिए मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैं बोला, अरे भाई, इसमें हैरानी की क्या बात है? अब जब मैं आ गया हूं तो चलो मेरे साथ। और वो मेरी बात पर यकीन करते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई। ईशा मेरे धोखे में आ चुकी थी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था कि किसी ने मुझे ईशा के साथ नहीं देखा और न ही किसी को यह बात पता चलेगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और कराची की सड़कों पर तेजी से गाड़ी भगाने लगा। तभी अचानक ईशा चौंकी और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो हमारे घर की ओर नहीं जाता। मैंने बात संभालते हुए कहा, ये शॉर्टकट है। आज वैसे भी रैली थी तो राजमार्गों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ते से जाना बेहतर समझा। देर तो लगेगी, लेकिन हम आराम से घर पहुंच जाएंगे। मेरी बात पर उसने यकीन कर लिया। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए थे। मैंने गाड़ी कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ ली। उस समय मेरी धड़कन तेज थी। मैं पल पल अपनी मंजिल के करीब था और बार बार खुद को यकीन दिला रहा था कि ईशा से बदले के लिए थोड़ी ही देर और बाकी है। मैं शहर की सीमा धीरे धीरे पार कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मैं अपनी कामयाबी के इतने करीब था कि अब कोई रुकावट नहीं देखना चाहता था। इसी बीच मेरे मोबाइल पर कॉल आई। मैंने धड़कते दिल के साथ कॉल अटेंड की। समीर ने नमस्ते के बाद मुझसे पूछा, तुम और ईशा इस वक्त कहाँ जा रहे हो? उसके इस अप्रत्याशित सवाल के लिए मैं मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने सोचा, इसको कैसे पता चला कि मैं ईशा के साथ हूं? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से गाड़ी रोकी और दिल ही दिल में परेशान हो गया कि उसने हमें कहां देख लिया। मैंने घबरा कर जवाब दिया, हम बस घर ही आ रहे हैं। तो वह बोला, ठीक है, तुम लोग आराम से आ जाओ। दरअसल आज मामा ने मुझे भेजा था कि मैं जाकर ईशा को ले आऊं, क्योंकि ऐन वक्त पर उसकी गाड़ी के ड्राइवर के यहाँ मौत हो गई थी। इसलिए मामा ने कहा कि मैं जाकर ईशा को ले आऊं। लेकिन अच्छा हुआ तुम उसे ले आए। मैं भी यूनिवर्सिटी पहुंच ही गया था, तुम लोगों से थोड़ा ही दूर था। ईशा को तुम्हारी गाड़ी में बैठते देखा तो सोचा तुम्हें फोन करके बता दूं। उसने फिर बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन मेरी सारा योजना नाकाम हो गई और मैं अंदर ही अंदर जलने लगा। गुस्से से मेरी रगें तपने लगीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कामयाबी के इतने करीब पहुंचकर नाकामी मुझे घूर रही है। अब तो मैं अपनी योजना को अंजाम देना भी चाहूं तो नहीं दे सकता था। हालांकि मैं चाहता तो सिर्फ 10 मिनट में फार्म हाउस पहुंच सकता था और वहां ईशा को मुझसे बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब हवेली में सबको पता चल चुका था कि ईशा मेरे साथ है। ऐसे में भावनाओं में आकर उठाया गया कोई भी कदम मेरे लिए भारी पड़ सकता था और मैं जानबूझकर खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकता था। ईशा, जो मेरी गाड़ी में मेरे साथ बैठी थी, मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर चिंतित होकर बोली, क्या बात है केदार, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसका फोन था? सब ठीक तो है? मैंने उसकी ओर देखकर कहा, समीर का फोन था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे बता दिया कि हम थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं। मेरी बात सुनकर ईशा खामोशी से बाहर देखने लगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा था। मेरी योजना इतनी आसानी से नाकाम हो जाएगी, इसका मुझे गहरा अफसोस था। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अचानक मैंने गाड़ी एक होटल के पास रोकी। ईशा ने हैरानी से मेरी ओर देखा तो मैंने कहा, हम पहली बार घर से बाहर निकले हैं, तो क्यों ना इस खुशी में एक कप कॉफी ही पी ले। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा पड़ी और फिर मैं उसे लेकर होटल के अंदर गया और 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। मेरा दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था, इसलिए मैंने एक आखिरी प्रयास करने का निर्णय लिया और ईशा से झूठा प्रेम जताया।
मेरी बात सुनकर ईशा हैरानी से अपनी आंखें झपकाकर मुझे देखने लगी, तो मैंने उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे बताया कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था, तभी मुझे उससे प्यार हो गया था, और उसी प्यार ने मुझसे यह अजीबोगरीब हरकत करवा दी। अब अगर वह राजी हो, तो मैं माँ पिता को रिश्ता लेकर भेज दूं। मेरी बात सुनकर वह बोली, मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा। उसकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि यह मेरे लिए आखिरी मौका था। अगर यह भी हाथ से निकल जाता, तो मुझे उससे बदला लेने का फिर कोई और मौका नहीं मिल पाता। मैंने धीरे से उससे कहा, तुम मुझे उस नजर से देखो या ना देखो, लेकिन मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। वह उलझी हुई नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि एक बार इससे मेरी शादी हो जाए, फिर मैं इसे अपने बदले का ऐसा निशाना बनाऊंगा कि यह सबके लिए एक उदाहरण बन जाएगी। वह हर रोज अपनी मौत की दुआ मांगेगी, लेकिन उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। मैंने अपनी झूठी मोहब्बत का इजहार तो कर दिया था। अब अगला कदम माँ बाप को रिश्ता भेजने के लिए तैयार करना था, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि माँ की अपने मामा मामी के परिवार से कभी नहीं बनी, और वे ईशा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। मैंने सोच लिया कि एक बार प्रयास करके देखता हूँ, लेकिन यह नहीं जानता था कि मेरा यह फैसला माँ बाप के लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं होगा। जब मैंने माँ के सामने यह बात रखी कि मैं ईशा से शादी करना चाहता हूँ, तो माँ मेरी बात सुनकर हैरान रह गईं और गुस्से से बोली, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? उस लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हो, जिसने सबके सामने तुम्हें अपमानित किया था। तुम उसे कैसे अपना जीवन साथी बना सकते हो? हमारे खानदान में एक से बढ़कर एक सुंदर और रिश्तों का मान रखने वाली लड़कियां मौजूद हैं। तो फिर तुम ईशा जैसी तेज तर्रार लड़की को क्यों चुन रहे हो? मुझे तो वह कभी पसंद नहीं आई। माँ की बात सुनकर मैं गहरी उलझन में पड़ गया। मैंने कहा, माँ, अगर वो आपको पसंद नहीं आई तो यह आपकी सोच है, लेकिन मुझे वह अच्छी लगती है, और जिंदगी तो मुझे उसके साथ बितानी है। माँ बोली, भगवान जाने तुम्हें उसमें क्या खासियत नजर आ गई। मैंने तो कभी भी ईशा को अपनी बहू के रूप में नहीं सोचा। उस घटना के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस पर विश्वास किया जाए। शादी से पहले ही अगर उसका यह हाल है, तो शादी के बाद पता नहीं क्या करेगी। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उनके घर जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे मामा ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए मुश्किल बना दी थी। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसकी बेटी के हाथों बर्बाद नहीं करना चाहती। ये कहकर माँ उठकर कमरे से चली गईं। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। जब भी मैं अपने बदले की कुछ सीढ़ियां चढ़ता और कामयाबी के करीब पहुंचता, कोई न कोई मुसीबत आ जाती। अब सब कुछ तय था, लेकिन माँ पूरी तरह नाराज हो गई थी और किसी भी हाल में ईशा से रिश्ता करने को तैयार नहीं थी। मैंने पिता से कहा कि वह माँ को समझाएं। पिता बोले, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ जब किसी बात पर अड़ जाए तो वही होता है जो वह चाहती है। पिता की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। ईशा के रिश्ते को लेकर हमारे घर में भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। माँ ने मुझसे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया, जबकि मैं चाहता था कि यह मामला जल्दी से जल्दी सुलझ जाए और ईशा मुझे मिल जाए, ताकि मेरे बदले की आग ठंडी हो सके। लेकिन मेरी माँ मेरे सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। जब मुझे यह लगा कि माँ किसी भी तरह नहीं मानेंगी, तो मैंने उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूर करने की कोशिश की। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अगर वह मेरा रिश्ता ईशा से नहीं करेंगी, तो मेरे पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो मैं जर खा लूं या फिर हमेशा के लिए घर छोड़ दूं। मेरी बात सुनकर माँ ने बेहद नाराजगी जताई और कहा, अब तुम हमें इस तरह दबाव में लाओगे? तो मैंने कहा, मैं आपको दबाव में नहीं ला रहा, बल्कि आपके सामने दो संभावित रास्ते रख रहा हूँ। अब ये आप पर है कि आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनती हैं। माँ ने गुस्से और दुख से मेरी ओर देखा और कहा, तुम पछताओगे। ईशा तुम्हारे लिए किसी भी तरह उपयुक्त नहीं है। तुम्हारे मामा मामी ने कभी मेरे साथ भलाई नहीं की, तो उनकी बेटी तुम्हारे साथ क्या भलाई करेगी? तुम क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हुए हो? मैं झल्लाकर बोला, माँ, अगर कुछ बुरा होगा तो मेरे साथ ही होगा ना। कृपया आप अपनी जिद छोड़ दें, वरना आपको मेरा मरा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। मेरी यह धमकी काम कर गई और माँ रोने लगी। फिर बोली, खबरदार जो आगे से ऐसी बात की। तुम हमारी इकलौती संतान हो और तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर माँ,
अपनी इच्छा के विरुद्ध मेरी खुशी की खातिर ईशा का रिश्ता मांगने उसके घर गईं। मामा मामी ने ईशा से पूछे बिना ही तुरंत रिश्ता मंजूर कर लिया। भला वह एक बाहर पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लड़के का रिश्ता कैसे ठुकरा सकते थे। इस तरह हमारी जल्द ही सगाई तय हो गई। मैं ईशा तक पहुंचने का एक चरण सफलतापूर्वक तय कर चुका था। अब मुझे अगले चरण का इंतजार था। जब वह पत्नी बनकर मेरी जिंदगी में शामिल होगी, तब मैं अपने दिल में लगी आग को ठंडा करूंगा। मुझे उस समय का बेहद इंतजार था। मामा मामी ने शादी के लिए 1 साल का समय मांगा, तो मैंने माँ बाप से साफ कह दिया कि हमें किसी तरह का कोई दहेज नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। बस जल्दी से जल्दी शादी का इंतजाम करें, ताकि मैं ईशा को लेकर लंदन चला जाऊं, क्योंकि मेरी नौकरी वहां लग गई है। जब मेरी यह बात मामा मामी ने सुनी, तो वह खुशी से फूले नहीं समाये और ईशा के साथ मेरी शादी तय कर दी। यह सच था कि मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया था और मुझे उम्मीद थी कि मेरी नौकरी जल्दी ही लंदन में लग जाएगी। लेकिन ईशा को अपने साथ ले जाने की बात मैंने सिर्फ हवा में ही कह दी थी। मेरा इरादा था कि उससे शादी करने के बाद मैं उसे अपने पिता की सेवा के लिए यहाँ छोड़ दूंगा और खुद लंदन चला जाऊंगा, जहाँ किसी विदेशी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगा। जब मेरी शादी तय हुई तो मुझे यकीन था कि यह सब ईशा की मर्जी के खिलाफ हुआ है, लेकिन मेरी तो इच्छा पूरी हो गई थी। और अब जब वह मेरी पत्नी बनकर मेरे कमरे में बैठी थी, तो बदले की भावना और तेज हो गई थी। शादी की रात मैंने ईशा को दुल्हन के लिबास में अपने बिस्तर पर बैठे देखा। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक पल को तो मैं ठिठक गया, लेकिन फिर दिल में दोबारा वही बदले का जज्बा जाग उठा। मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि ईशा को वह सब कुछ महसूस करवाऊं जो मैंने कभी महसूस किया था। मेरे कदम आगे बढ़े जैसे मेरे इरादे मुझे खुद खींच रहे हों। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा और उसकी आंखों में वही बेबसी देखूंगा जो मैंने उस दिन महसूस की थी। मगर जैसे ही मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, अचानक मेरे शरीर में एक अजीब सी हालत पैदा हो गई। मेरी टांगों में तेज दर्द उठा और पूरे शरीर में झटके आने लगे। एक ही पल में मैं जमीन पर गिर पड़ा। यह वह पल था जब सब कुछ मेरी आंखों के सामने धुंधला हो गया। मैं लकवे, फालिज का शिकार हो चुका था और मेरी दुनिया एक पल में बदल गई थी। जब मैं जमीन पर पड़ा, सिर्फ अपने आप को महसूस कर पा रहा था, तब मेरी नजर ईशा पर पड़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराकर मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और डर था। उसने मुझे झिंझोड़ते हुए मेरा नाम लेकर पुकारा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? भगवान के लिए कुछ बोलो। ईशा के आंसू मेरे चेहरे पर गिरने लगे। मैं बेबसी से उसे देख रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सवाल जन्म ले रहा था। ये वही ईशा है जो मुझसे प्यार नहीं करती थी, तो फिर ये मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है? ये सवाल मुझे भीतर से तोड़ने लगा, लेकिन मेरा शरीर इतना बोझिल हो चुका था कि मैं बोलने लायक भी नहीं था। ईशा की यह हालत मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। वह मेरी हालत पर ऐसे रो रही थी जैसे मैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हूं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ये सवाल मेरे मन में घूमते रहे और उसी दौरान मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। मेरे शरीर का एक हिस्सा सुन्न हो चुका था और मैं अपने हाथ या पांव हिला नहीं पा रहा था। लेकिन एक बात ने मुझे हैरान कर दिया। ईशा मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। वह मेरे लिए चिंतित थी और सेवा भावना से भरी हुई थी। ये देखकर मैं भीतर से टूट गया। वह लड़की जिसे मैं अपने बदले का निशाना बनाना चाहता था, वह मेरी इतनी खराब हालत में भी मेरे साथ खड़ी थी। मैं अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ गया, लेकिन वह मेरी देखभाल करती रही, मेरी दवा समय पर देती और मेरी जरूरतों का ध्यान रखती। वह मेरे साथ उस समय भी खड़ी रही जब मैं स्वयं अपने अस्तित्व से निराश हो चुका था। उसकी निःस्वार्थ सेवा ने मेरे दिल में पल रही बदले की आग को पूरी तरह से शांत कर दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ईशा के साथ बिताया हर पल मेरे मनोभावों को बदलता चला गया। पता ही नहीं चला कि जो नफरत और गुस्सा मेरे अंदर जल रहा था, वह कब प्रेम में बदल गया। मैंने समझ लिया कि ईशा वैसी नहीं थी जैसी मैंने हमेशा सोचा था, बल्कि वह एक मजबूत और सच्चा प्रेम करने वाली पत्नी है। ईशा ने मुझे सिखाया कि प्रेम को बलपूर्वक नहीं जीता जा सकता,
बल्कि सच्चाई और निष्ठा से जीता जाता है। वह लड़की जिससे मैं बदला लेना चाहता था, उसने अपने प्रेम और सेवा से मेरा हृदय जीत लिया था। और अब मैं समझ चुका था कि जीवन में सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें आप किसी का दिल प्रेम से जीतें, न कि नफरत से। ईशा की निस्वार्थ सेवा और प्रेम का ही परिणाम था कि मैं बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगा। उस पर मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि मैं जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो मैं ईशा को जीवन की हर खुशी दूंगा। इस कहानी का नैतिक संदेश, मॉरल, ये है कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा किसी का भी दिल बदल सकते हैं। बदले की आग को प्रेम, करुणा और निष्ठा से शांत किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।